पहाड़ों के बीच बसा एक गांव था दीनपुर। वहां तक जाने के लिए कोई ढंग का रास्ता नहीं था। बात पुराने समय की है, जब बिजली पहाड़ों तक नहीं आई थी। उस पहाड़ के किनारे अकल सिंह नाम के एक आदमी का घर था। अकल सिंह के घर में सिर्फ 3 सदस्य थे, वो खुद, उसकी पत्नी और इकलौती बेटी। परंतु अन्य प्राणियों की संख्या उसके घर में बहुत थी, जिनमें कुत्ता, बिल्ली, गायें, बैल, बकरियां आदि बड़ी संख्या में थे। अकल सिंह की पत्नी का नाम सूर्यमुखी और उसकी इकलौती संतान का नाम चंद्रमुखी था। अकल सिंह जैसे तैसे अपना जीवन गुजार रहा था। उसको एक बात की बड़ी चिंता लगातार सता रही थी। उसकी बेटी अब जवान हो रही थी और उसका ब्याह करना था, जबकि उससे कोई भी लड़का ब्याह करने को तैयार नहीं हो रहा था। कई लड़के उसके घर लड़की देखने आ चुके थे। उनका स्वागत सत्कार होता, भव्य भोजन की व्यवस्था की जाती, पर अंत में लड़के वाले इनकार करके चले जाते। चंद्रमुखी के आलसीपन के कारण उनका मन खिन्न हो जाता था। एक दिन उस पहाड़ में एक गांव से अकल सिंह के घर एक युवक आया। औरों की भांति उसकी भी खूब खातिरदारी हुई, मान सम्मान किया गया, स्वादिष्ट भोजन उसे परोसा गया। अंत में रात्रि के समय विश्राम करने से पहले अकल सिंह अपने मेहमान से बातचीत करने लगा और बताने लगा, बेटा, देखने को इस घर में 3 सदस्य हैं, परंतु सारा काम मेरे कंधों पर ही है। बहुत मुश्किल से अपना घर संभाल पा रहा हूँ। उस युवक ने अकल सिंह से पूछा, आपकी पत्नी और आपकी बेटी आपके काम में सहयोग नहीं करते? वे सहयोग करते हैं, पर माता को कुछ काम करवाने से पहले 10 बार कहना पड़ता है, तब जाकर वो एक काम करने को राजी होती है। वही बेटी की स्थिति इससे भी ज्यादा भयंकर है। उससे काम निकलवाना हो तो उसे 20 बार कहने के बाद ही मानती है। एक काम के लिए 20 बार कहने से अच्छा मैं स्वयं ही वो काम कर लेता हूँ। युवक ने पूछा, ऐसा कब से चल रहा है? पहले से ही चल रहा था। हम बूढ़े बूढ़ी का तो चल गया, पर बेटी के साथ ऐसा कब तक चलेगा? अकल सिंह ने आगे कहा, कोई उससे ब्याह करने को तैयार नहीं हो रहा। कोई आता भी है तो देखकर चला जाता है। जवाब आता है, उन्हें उससे ब्याह नहीं करना। यही बात सदैव मेरी चिंता का कारण होती है। बेटी बड़ी हो चुकी है, आज या कल तो मुझे उसका ब्याह करना ही है। उसे ऐसे कब तक घर में बिठाए रख सकता हूँ? मुझे समझ में नहीं आता कि अब मैं क्या करूँ। उस युवक को अकल सिंह की चिंता वाजिब लगी। उसने कहा, देखिए, मैं भला गांव का लड़का, मेरे माता पिता भी नहीं है। आज तक मेरा भी ब्याह नहीं हुआ। खेत खलियान करके मैं जीवन चलाता हूँ। मांग कर खाने की स्थिति नहीं आती है। मैं आपकी बेटी से ब्याह करने को तैयार हूँ, पर मेरी एक शर्त है। अकल सिंह ने कहा, बाबू, ब्याह करने को तैयार हो तो तुम्हारी हर शर्त मुझे मंजूर है। अगर ऐसा है तो मुझे कल ही अपनी बेटी दे दीजिए। उसके साथ मुझे बिल्ली, कुत्ते और बकरी का बच्चा भी दीजिए। यही मेरी शर्त है कि आपकी बेटी के संग मुझे जानवर के बच्चे भी चाहिए। प्रसन्न होकर अकल सिंह ने रात ही में सारी तैयारी कर दी और सवेरे दोनों का ब्याह कर दिया और फिर शाम तक उन्हें विदा कर दिया। सांझ होने से पहले ही वो युवक दुल्हन को लेकर अपने घर पहुंच गया। घर पहुंचकर युवक ने गाय बैलों के लिए घास की व्यवस्था की, भोजन तैयार किया, सबके लिए खाना परोसा, यहाँ तक कि कुत्ते, बिल्ली और बकरी के लिए भी। अपनी पत्नी को भोजन दिया। उसके बाद बर्तन मांजकर रात को सो गया। सुबह उठकर उसने चाय बनाई, पत्नी को भी दी और खुद भी चाय पीकर अपने दैनिक कार्यों को निपटाया। उसके बाद भोजन तैयार करके सबको परोसा। बर्तन घर साफ करके वो खेतों को जाने को तैयार हो गया। जाते जाते उसने कुत्ते के पिल्ले से कहा, मैं खेतों की ओर जा रहा हूँ, तुम मेरे पीछे से घर का काम काज देखना, भोजन तैयार करना, बैलों और गायों के लिए घास काटना, घर का सारा काम अच्छे से करना। यह कहकर वो युवक खेतों को चला गया। शाम को थका हारा जब वो घर लौटा तो उसने पिल्ले से पानी की मांग की, परंतु पिल्ले ने कोई उत्तर नहीं दिया। खाने के बारे में पूछा
तो भी कुछ तैयार नहीं था। युवक ने गुस्से में आकर उस कुत्ते के पिल्ले की छड़ी से बहुत पिटाई की और उसे घर से बाहर निकाल दिया। अंत में खाना बनाकर सबको परोसा, साफ सफाई की और सो गया। अगले रोज भी उठकर उसने घर का सारा काम किया और खेतों में जाने से पहले बिल्ली के बच्चे से घर का कामकाज संभालने को कहकर चला गया। आज भी कोई काम नहीं हुआ। शाम को घर पहुंचा तो वो गुस्से से भर गया और बिल्ली के बच्चे को छड़ी से बहुत पीटा, उसे भी घर से बाहर निकाल दिया। फिर स्वयं ही घर का सारा काम करने लगा। उससे अगले दिन बकरी के बच्चे की बारी आई तो उस युवक ने उसे भी घर के सारे कार्यों के संबंध में कई हिदायतें दी और वह खेत खलियान को चला गया। यह सारा दृश्य उसकी पत्नी चुपचाप देखती रही पर कहा कुछ भी नहीं। आज भी कोई कार्य पूरा ना होते देखकर उस युवक ने एक झटके में बकरी के बच्चे का गला शरीर से अलग कर दिया और रात को उसी की सब्जी बनाकर पूरे घर को खाने के लिए परोस दी। अगली सुबह सारा काम निपटाकर घर से निकलते हुए युवक ने अपनी पत्नी से कहा, देखो मैं खेतों की ओर जा रहा हूँ, घर का सारा काम काज देख लेना, गायों को चारा दे देना, उनके लिए घास काट कर तैयार रखना, घर की साफ सफाई कर लेना और सबके लिए भोजन भी बना देना। तुमने देखा अन्यों ने अपना कार्य नहीं किया तो मैंने उनका क्या हश्र किया था, इसीलिए तुम समय पर अपना काम निपटा लेना। शाम को वो युवक जब घर लौटा तो उसने पानी के लिए अपनी पत्नी को पुकारा। पत्नी डरते हुए तुरंत पानी लेकर आ गई। युवक ने घर और बाहर झांक कर देखा तो सारा काम ठीक ठाक था। दोनों ने भोजन किया और सो गए। अब धीरे धीरे युवक के बिना कहे ही उसकी पत्नी सारा काम करने लगी। उसे काम करने की आदत पड़ चुकी थी। अब वो पहले की तरह आलसी नहीं रही थी। पति बाहर का काम संभालता और पत्नी घर के अंदर का। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। शादी के बाद बेटी की कोई खोज खबर नहीं मिली। यह सोचकर अकल सिंह अपने दामाद के घर पहुंच गया। अपने ससुर को देखते ही उसने पत्नी से कहा, पिताजी के लिए चाय और खाने का प्रबंध करो। बेटी सारा काम कर रही थी। अकल सिंह अपनी बेटी में आए इस परिवर्तन को देखकर आश्चर्य में पड़ गया। उसने दामाद से कई बार जानना चाहा और पूछा, अगर इतनी जल्दी और इतनी आसानी से तुमने अपनी पत्नी को बदल दिया तो वो उपाय मुझे भी बताओ ताकि मैं भी तुम्हारी सासू माँ को बदल सकूं। दामाद ने ससुर जी से कहा, कल सवेरे आपको वह नुस्खा बताया जाएगा जिसके बलबूते पर मैंने अपनी पत्नी में परिवर्तन लाया है। अब रात काफी हो चुकी है, आप निश्चिंत होकर सो जाइए। इतना कहकर वो दोनों सो गए। सुबह उस युवक ने मिट्टी के फूटे हुए बर्तनों को इकट्ठा किया और उन्हें तोड़कर धूल बनाया। वहीं दूसरी ओर कुछ गीली मिट्टी लेकर आया। उसके बाद उसने अपने ससुर को बुलाया और कहा, आप उस फूटे हुए मटके की मिट्टी से घड़ा या कुछ भी बनाइए, मैं इस गीली मिट्टी से कुछ बनाता हूँ। युवक ने उस गीली मिट्टी से कई आकार के बर्तन बना डाले, जबकि ससुर जी उस पक्की मिट्टी के चूरे से कोशिश करके भी कुछ नहीं बना पाए। अंत में अपनी असफलता उन्होंने स्वीकार की। तब युवक ने कहा, एक बार जो मिट्टी पक चुकी है उसे बदलना या उससे कोई दूसरी वस्तु का निर्माण करना आसान नहीं है, जबकि किसी भी गीली और कच्ची अवस्था में हम उसे बदलकर आसानी से कोई भी आकार दे सकते हैं। ऐसा कहकर उसने अपने ससुर जी से कहा, अब सासू माँ के जीवन में किसी तरह के परिवर्तन की उम्मीद करना बेकार है, क्योंकि अब उसमें इतनी नरमी होती ही नहीं कि उसमें कोई परिवर्तन लाया जा सके। ससुर जी समझ गए कि उन्हें अब अपनी आलसी पत्नी के साथ ही पूरा जीवन बिताना पड़ेगा, लेकिन वो खुश थे कि उनकी बेटी इस आलसीपन से बाहर आ गई और इसका सारा श्रेय वो अपने दामाद और उसकी बुद्धिमानी को देते थे। अगले दिन ससुर जी वापस अपने गांव लौट गए। अब उनका मन संतुष्ट और शांत था कि उनका दामाद बहुत ही बुद्धिमान व्यक्ति है। अकल सिंह खुश था कि उसकी बेटी और उसका पति अब एक खुशहाल जीवन बिता सकेंगे।
एक छोटे से गांव सीलमपुर में साहूकार सुखी चंद अपने परिवार के साथ रहता था। सुखी चंद के परिवार में उसकी पत्नी, एक बेटी और एक बेटा था। सुखी चंद सिर्फ नाम का ही नहीं बल्कि असल में भी सुखी था। उसके पास शानदार हवेली, नौकर चाकर और शानो शौकत सब कुछ था, लेकिन सब उसने गरीबों का खून चूस कर ही बनाया था। साहूकार सुखी चंद गरीब गांव वालों को बहुत ज्यादा सूद पर कर्जा देता और यही उसका धंधा था। अक्सर लोग तंगी के दिनों में या तो किसी त्योहार, ब्याह शादी के मौके पर सुखी चंद से कर्जा ले लेते थे। जब फसल अच्छी होती तो थोड़ा थोड़ा करके कर्जा उतारने लगते, लेकिन जिस साल सूखा पड़ता तो कर्ज तो छोड़ो, गांव वाले सूद तक नहीं दे पाते थे। सुखी चंद बस ऐसे ही मौकों की फिराक में रहता था। वो उनकी मजबूरी का फायदा उठाकर उनकी जमीनों पर कब्जा कर लेता, कब्जा करके उन्हें बेच देता और खूब पैसा कमाता। इस धंधे में उसका बेटा भी उसका पूरा साथ देता था। दोनों बाप बेटे हर समय किसी न किसी गरीब की जमीन हड़पने की योजना बनाते रहते। एक दिन एक दूसरे नगर से कोई बड़ा व्यापारी साहूकार से मिलने आया। उसने सुखी चंद को गांव में जमीन खरीदने की अपनी इच्छा बताई। सुखी चंद की तो मानो खुशी का ठिकाना ना रहा। घर बैठे बैठे जमीनों का ग्राहक जो मिल गया था। सुखी चंद ने वो सारी जमीनें उस व्यापारी को दिखाई जो उसने लोगों से कर्ज के बदले में हथियाई थी, लेकिन उस व्यापारी को कोई भी जमीन पसंद नहीं आ रही थी। गांव में घूमते घूमते आखिरकार उस व्यापारी को एक जमीन का टुकड़ा पसंद आ ही गया। व्यापारी ने सुखी चंद से उस जमीन के बारे में पूछा तो साहूकार सुखी चंद सोच में डूब गया। असल में वो जमीन एक बिन माँ बाप की लड़की पुष्पा की थी जो उसी गांव में रहती थी। पुष्पा के माँ बाप ने साहूकार सुखी चंद से 20,000 रुपए का कर्ज लिया था, मगर उसे चुकाने से पहले ही नदी में बह जाने से दोनों की मृत्यु हो गई थी। बेसहारा पुष्पा का हाल देखकर गांव की पंचायत ने साहूकार से उस जमीन पर कब्जा ना करने को कहा। सुखी चंद भला पंचायत की बात को कैसे टाल सकता था, मगर उसके दिल में हमेशा पुष्पा की जमीन को हथियाने की इच्छा थी। आज उस व्यापारी ने जब उस जमीन के बारे में पूछा तो सुखी चंद का यह लालच बाहर आ गया और उसने जमीन पर कब्जा करने का मन बना लिया। अगले ही दिन वो कर्जे के सारे कागज और अपनी खाता बही लेकर पुष्पा के घर आ धमका। सुखी चंद ने अपना कर्जा वापस करने की बात कही और ऐसा ना करने पर जमीन पर कब्जा करने की धमकी भी दे दी। पुष्पा ने सुखी चंद के आगे हाथ जोड़कर दया की भीख मांगी, मगर सुखी चंद पर रत्ती भर भी फर्क नहीं पड़ा। साहूकार गुस्से में पैर पटकता हुआ वहां से चला गया। कब्जे की बात सुनकर पुष्पा एक बार फिर से पंचायत के मुखिया के पास गई और उसकी जमीन बचाने की गुहार लगाने लगी। मुखिया भी आखिरकार कब तक उसे बचा सकता था। फिर भी पंचों ने यह फैसला किया कि पुष्पा एक साथ पूरा कर्ज नहीं उतार सकती, तो 5-5 हजार रुपए करके वो 4-5 महीनों में ही ये कर्ज चुका दे और उसे पहली किस्त 5,000 रुपए जल्द से जल्द देनी होगी, नहीं तो सुखी चंद को जमीन बेचने का अधिकार मिल जाएगा। सारे गांव में ये बात फैल गई कि साहूकार सुखी चंद बेसहारा पुष्पा की जमीन हथियाने वाला है। ये बात उड़ते उड़ते साहूकार की बेटी के कानों में भी पड़ी। अपने लालची पिता की ये करतूत सुनकर बेटी को बहुत ही दुख हुआ। उसने अपने पिता से इस बारे में बात करने की कोशिश की, लेकिन सुखी चंद को तो बस बहुत बड़ा मुनाफा ही दिखाई दे रहा था। सुखी चंद की बेटी ने अपने पिता को बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन सुखी चंद अपनी बात से टस से मस ना हुआ। उसने पुष्पा की जमीन पर कब्जा करने का फैसला कर लिया था। साहूकार की बेटी ने भी जिद पकड़ ली कि अपने पिता को जमीन पर कब्जा नहीं करने देगी, लेकिन लालची साहूकार के आगे उसकी एक ना चली। खैर, अगले दिन सुबह सुबह पुष्पा और 2 पंचायत के लोग साहूकार के घर पहुंचे और पुष्पा ने कर्जे की पहली किस्त 5,000 रुपए सुखी चंद के मुंह पर मार दिए और साथ ही ये भी कहा कि जल्दी ही वो अपने कर्जे की बाकी रकम भी चुका देगी।
किस्त की पहली रसीद लेकर पुष्पा वहां से चली गई। अब क्योंकि किस्त मिल चुकी थी तो साहूकार पुष्पा की जमीन पर कब्जा नहीं कर सकता था। इधर सुखीचंद साहूकार का दिमाग घूम गया। वो सोच में पड़ गया, आखिर इस गरीब बेसहारा पुष्पा के पास इतना पैसा कहां से आ गया, जो कल तक दाने दाने के लिए तरस रही थी और मेरे सामने बिग्गी बिल्ली बनकर रहती थी, वो आज शेरनी की तरह गरजने कैसे लगी। कुछ समझ में नहीं आ रहा था तो साहूकार ने गांव वालों से पूछताछ की, लेकिन कोई भी उन रुपयों के बारे में नहीं जानता था। कुछ ही दिनों में पुष्पा फिर से सुखीचंद के घर आई और पूरी रकम सूद समेत वापस लौटाकर अपनी जमीन और कर्जे के कागज लेकर वापस चली गई। साहूकार के हाथों से मानो सोना उगलने वाली जमीन निकलती जा रही थी। वो परेशान था कि पुष्पा के पास इतना धन कहां से आ रहा है, पर वो कुछ कर भी नहीं सकता था। इसी तरह से कुछ समय और बीत गया। एक दिन साहूकार सुखीचंद के चेले चपाटों ने खबर दी कि पुष्पा ने अपनी जमीन बेच दी है। साहूकार के हाथों में अब कुछ नहीं था, फिर भी उसे बहुत उत्सुकता थी कि आखिर ये पूरा माजरा क्या है, इस जमीन का खरीदार कौन है, जरा चलकर देखा जाए। जब वो पुष्पा के उस जमीन के टुकड़े पर पहुंचा तो वहां जो देखा उसे देखकर उसके होश उड़ गए। उस जमीन पर एक बोर्ड लगा था। उस बोर्ड पर जमीन के मालिक का नाम देखकर सुखीचंद साहूकार की मानो सांसें थम गई हों। जमीन के मालिक के नाम के आगे उसकी बेटी का नाम और पुष्पा का नाम लिखा था। सुखीचंद बदहवास सा दौड़ता हुआ घर पर पहुंचा और उसने चिल्लाकर अपनी बेटी से पूछा कि ये क्या तमाशा लगा रखा है। तब उसकी बेटी ने बताया, पिताजी, मैंने पुष्पा की मदद की थी और उसके लिए मैंने अपने गहने बेच दिए ताकि उसकी जमीन को बचा सकूं। उसने आगे कहा, लेकिन आप पुष्पा का दिल देखिए, उसने जमीन आपसे छुड़वाते ही मेरे गहनों के बदले में आधी जमीन मुझे दे दी। ये सिर्फ मैंने आपके लिए किया है पिताजी। आखिर कब तक आप गरीब बेसहारा लोगों की बद्दुआएं लेते रहेंगे? मैं आपको इस नर्क से निकालना चाहती हूँ। गरीबों की बद्दुआएं कभी भी हम पर कहर बनकर टूट सकती हैं। अपनी बेटी का एक एक शब्द साहूकार सुखीचंद की छाती चीरता हुआ जा रहा था। वो अपनी ही औलाद की नजरों में गिर चुका था। बेटी की बातें सुनते सुनते सुखीचंद की आंखों में आंसू आने लगे तो वह वहीं पर अपने घुटनों पर आ गया और अपने हाथों से उसने अपना चेहरा छुपा लिया और बेतहाशा रोने लगा। पिता की आंखों से पश्चाताप के आंसू निकलते देखकर बेटी को समझ में आ गया कि उसके पिता अब फिर से किसी गरीब की जमीन हड़पने की कोशिश नहीं करेंगे। शर्मिंदा सुखीचंद ने अपनी बेटी से भविष्य में कभी किसी की जमीन ना हड़पने का वचन दिया। इस तरह से एक बेटी ने अपने पिता को सूदखोरी के नरक से बाहर निकाल लिया।